नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। एक तरफ है नवनीत राणा, देखिए बता रही हैं वो कैसे पहले थूका गया फिर हमला किया गया, और दूसरी तरफ जिन पर शक की सुई आ गई है। लेकिन यही नहीं है, और भी हैं जिनके बारे में खुद नवनीत राणा ने खुलासा किया। लेकिन हुआ क्या, कैसे हुआ, आज पूरी एक्सरे रिपोर्ट आपके सामने रखने वाला हूं दर्शकों, क्योंकि यह हमला बार बार दी जा रही चेतावनी के बाद सामने आया है। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग में महज 3 दिन बचे हैं दर्शकों। कल शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर सामने आई जो महाराष्ट्र चुनाव में बनाए जा रहे चुनावी चरित्र पर कई सवाल खड़े करती है। देख रहे हैं आप, चुनाव तो चल रहे हैं, प्रचार चल रहा है, लेकिन इधर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन को हर बार उनके भड़काऊ बयानों पर घेरने वाली बीजेपी के नेता नवनीत राणा की जनसभा में कुछ लोग घुस जाते हैं दर्शकों। आरोप लगाया जाता है कि ये मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। ये वहां पर मजहबी नारे लगाते हैं। इन लोगों पर अश्लील इशारे तक करने के आरोप लगे हैं दर्शकों। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। और नवनीत राणा की रैली का ये दृश्य आप देख रहे हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले भड़काऊ बयान पर पलटवार किया गया, इसलिए हमला हो गया है? ये सवाल आज खड़े हो रहा है। सवाल तो यह भी उठता है कि जो लोग उनकी रैली में पहुंचे थे, उन्हें छोटे मियां के भाषण में क्या कुछ गलत नहीं दिखता है? ये लोग क्या बिकाऊ थे, क्या भेजे गए थे? बहुत सारे सवाल हैं दर्शक। लेकिन मतलब क्या है? मतलब ये कि क्या इन्हें पैसे देकर वहां पर भेजा गया माहौल खराब करने के लिए? क्योंकि चुनाव प्रचार थमने के बाद नवनीत राणा से बदला लेने का ऐसा मौका मिल पाना तो मुश्किल था। लेकिन ये कौन लोग हैं, देखिए जरा आप वीडियो में, देखिए इन लोगों को। ये किसने भेजे थे, ये किसकी साजिश थी? बहुत सारे सवाल हैं। अभी तक इन सवालों का जवाब कोई नहीं जानता है। लेकिन कल अमरावती के दरियापुर इलाके में क्या हुआ है, क्या आरोप लगा रही है नवनीत राणा, पहले आपको वो सुनवाता हूं, फिर आगे की एक्स्ट्रा रिपोर्ट। बोलता ना सरळ तिथून कि तेरे को मार देंगे, तेरे को काट देंगे, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के लोग हैं, तेरे को दिखाएंगे। मैं बोली शांत रखो भैया, कोई किसी को कुछ गड़बड़ नहीं करनी है, तुम कुछ भी क्रिएशन यहाँ करो मत। बस मी असं बोलणं आणि त्यांनी खुर्च्या उचलणं आणि आमच्या लोकांवर आणि आमच्यावर जोरात जोरात खुर्च्या मारण्या सुरू केल्या। कुर्सियां मारनी शुरू कर दी। सुना आपने, नवनीत राणा कह रही है कि उनकी रैली में कुछ मुसलमानों ने घुसकर कुर्सियां उठा कर फेंकी, कुर्सियों से हमला किया गया। और इसका उन्होंने सबूत दिखाया। देखिए, दिखा रही है वो सबूत, देख रहे हैं आप, ये पुलिस के सामने पेश किया। ये सबूत कैसा है, क्या है, ये आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। किस कदर नवनीत राणा की रैली में अचानक हालात बिगड़ गए। देखिए कुर्सियां हवा में उड़ रही हैं। दोनों तरफ से कुर्सियों को उठाकर फेंका गया। कोई अपने बचाव में फेंक रहा है तो कोई साजिश के तहत फेंक रहा है। अब नवनीत राणा का आरोप है कि इन लोगों को साजिश के तहत बवाल मचाने के लिए, उन पर हमला करने के लिए वहां पर भेजा गया था। लेकिन किसी पर भी सीधे ऐसे आरोप लगा देना ठीक नहीं होता है दर्शक। इसलिए उन्होंने अपनी सफाई में पुलिस के सामने कुछ सबूत रखे हैं। और अब जो मैं रिपोर्ट आपको दिखाने वाला हूं, उसमें वो एक एक सबूत कैसा है, क्या है उसके अंदर, सब आपको देखने को मिलेगा। दिखाते हैं आपको। नवनीत राणा की सभा में चली कुर्सियां। नवनीत राणा उपद्रवियों के निशाने पर थे।
नवनीत राणा थूक जिहाद का शिकार होते होते बचे। सभा झाल्यानंतर मी सगळे लोकांना भेटत होती, जसं मी नॉर्मली सगळ्यांना भेटून मला कार्यक्रम संपल्यानंतरही अर्धा तास लागतात। खाली आली, कॉन्स्टेबल महिला होत्या, त्यांच्यासोबत बोलली। मग जे नवनीत राणा अमरावती में जनसभा के दौरान हुए हंगामे के बीच सीधे पुलिस थाने पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने बिना वक्त गवाए पुलिसकर्मियों के सामने पूरा घटनाक्रम बताया, क्योंकि सवाल उनकी जान का था, सवाल उनके कार्यकर्ताओं की जान का था, सवाल उन लोगों की जान का था जो उनकी जनसभा में समर्थन देने के लिए जुटे थे, सवाल उन दिव्यांगों का था जो नवनीत को सपोर्ट करने वहां पहुंचे थे। सभा के दौरान जब मैं भाषण दे रही थी, दूर से ही कई लोगों की हुटिंग शुरू हुई और उन्होंने स्पष्ट जोर जोर से यही कहा, अल्लाह अकबर के नारे शुरू किए। हमारे कई लोग थे, जब आपके चाहने वाले लोग आजू बाजू खड़े होते हैं तो उससे आपको समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ वहाँ पे चल रही है। फिर भी मैंने बहुत शांति प्रिय से मेरा भाषण कंप्लीट किया। नवनीत राणा का सीधा सीधा आरोप है कि हंगामा करने वाला कोई और नहीं, मुसलमान थे। अब इन आरोपों को साबित करने के लिए वो अपने साथ सबूत लेकर थाने पहुंची थी। उन्होंने वो कैमरा निकाला जिसमें पूरी जनसभा रिकॉर्ड हो रही थी। जो वीडियो उन्होंने दिखाया उसमें सिर पर टोपी पहने एक शख्स हंगामा करता दिख रहा था। वो कुर्सियां उठाकर बवाल मचा रहा था। शुरुआत 5 बजे से हो गई थी जब हमारे लोगों ने वहां पर मंच डालने की शुरुआत की, पर तब से उनका शुरू हो गया था यहाँ मंच नहीं होना चाहिए। ये था वो पहला सबूत जो नवनीत ने पुलिस को दिखाया। नवनीत ने बवाल मचाने वालों के मंसूबों को दिखाने के लिए उस शख्स को भी पुलिस वालों से मिलवाया जिसके हाथ में नुकीले हथियार से कट के निशान दिखाई दे रहे थे। तुम्हाला पाहून घेऊ म्हणून सांगून राहिल्या, हा? म्हणजे आम्ही काही कार्यक्रम नहीं करा। सबसे बड़ा सबूत नवनीत का था थूक के निशान वाले सुरक्षा कर्मी के कपड़े। तिथून मला हुटिंग करत होते आणि जेव्हा मी खाली आली, भाषण संपवलं, तरी मी काही रिॲक्ट नव्हता केला, पण माझे कार्यकर्त्यांना पाहून मला पाहून जोरात जोरात अल्लाहू अकबर करायला लागले। आणि मग नवनीत राणा का थूकने वाला ये आरोप कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि हिंदुओं के त्योहारों पर नजर रख रहे कट्टरपंथी अब सनातन के साथ खड़े रहने वाले नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं आकर टिक जाता है कि आखिर नवनीत की जनसभा में इस अटैक के पीछे कौन है। देख लिया आपने, एक एक सबूत नवनीत राणा ने पेश किया है। लेकिन नवनीत राणा पर हमला क्यों किया गया, दर्शकों आज आपको बताने वाला हूं। नवनीत राणा बीजेपी की हिंदूवादी छवि वाली नेता हैं, फायर ब्रांड हैं और अमरावती से ही पूर्व सांसद भी रही हैं। नवनीत बीजेपी उम्मीदवार रमेश बुंदेले के लिए वोट मांगने के लिए पहुंची थी। दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के खल्लर गांव में यह जनसभा हो रही थी। 16 नवंबर की रात करीब 10 बजे हमला होता है। हमले में पार्टी के कई लोग घायल हुए हैं। नवनीत राणा ने अकबरुद्दीन ओवैसी को घेरा था, याद है ना आपको। 15 मिनट वाले बयान पर नवनीत हमलावर हुई थी और उसके बाद इसी तरह उनकी सभा में कुर्सियां चल रही हैं दर्शकों। लेकिन आज सवाल यह खड़ा होता है कि इस हमले के पीछे कौन है, कौन है जिन्होंने नवनीत राणा को निशाना बनाया है। नवनीत राणा के यही तेवर ओवैसी ब्रदर्स को बर्दाश्त नहीं। नवनीत राणा जो बोलती हैं उसके पीछे वजह तो होती है, उससे वो पीछे भी नहीं हटती हैं। नवनीत अपने किसी भी बयान पर स्टैंड लेना जानती है और इस हमले के बाद भी जब उनसे ओवैसी बंधुओं पर सवाल पूछा गया तो वो आर पार के मूड में दिखाई दी। उन्होंने साफ कह दिया कि हिंदुओं को बेवजह टारगेट किया जाएगा तो वो छोड़ेंगी नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती। यही उनके बयान का सार है। सुनवाता हुआ मुझे लगता है एक ओबीसी बाहर से आके, हैदराबाद से आकर संभाजी नगर में हमें 15 मिनट पे धमकाते हैं, खुलेआम हमारे लोगों को ये बताते हैं कि 15 मिनट में हम हिंदुओं को खत्म कर देंगे। जब वो धमकी देते हैं तो उसका उत्तर उसी तरीके से, उसी पद्धति से उनको जरूर दिया जाएगा।
सुना आपने, लेकिन कौन है जो नवनीत राणा पर हमला करना चाहता है? कौन है इस हमले के पीछे? सवाल सबसे बड़ा है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आखिरकार हिंदू वर्सेस मुसलमान पर आकर खत्म होता दिख रहा है। 3 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन ऐन वक्त तक महाराष्ट्र चुनाव की पूरी सुई हिंदू मुसलमान पर टिकती दिखाई दे रही है। इसके लिए संभाजी नगर वो रण बन गया है जहां एक दूसरे को धमकाने के लिए मंच सजाया जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में 16 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की तरफ से इसकी शुरुआत की गई है। छोटे ओवैसी यहां आए तो चुनाव प्रचार के लिए थे, लेकिन फिर धमकी पर उतर आए। अकबरुद्दीन ओवैसी जब ठीक 12 साल पहले की तरह धमकी देने पर उतारू हो गए तो नवनीत राणा ने भी उन्हीं की भाषा में 15 सेकंड वाला जवाब दिया। अरे छोटे ओवैसी, तेरे को कहना है मेरा कि तू हैदराबाद से आकर हमको बता रहा मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकंड लगेंगे ओवैसी। महाराष्ट्र चुनाव की ये लड़ाई जब 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड पर आई तो सबके सामने 2012 वाली पिक्चर सामने आ गई, जिसमें अकबरुद्दीन ने 15 मिनट वाला जहर उगला था तो नवनीत राणा ने अपने स्टाइल में पलटवार किया था। इन दोनों की 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड वाली लड़ाई तो पुरानी है, लेकिन अमरावती में नवनीत राणा की जनसभा में हुआ यह हमला पूरी तरह लेटेस्ट है। लेकिन नवनीत राणा अपने स्टैंड पर क्लियर है, वो एक थप्पड़ के बदले 2 मारने का मादा रखने वाली है। मेरे विचार कल भी थे, आज भी है और आगे आने वाले आखिरी सांस तक मैं विचार लेके चलूंगी। वो समय गया जब हिंदू ये बोलते थे कि एक गाल पे मारा है तो दूसरा गाल आगे कर देते थे। अब वो समय नहीं है। अगर एक मारेंगे तो 2 जरूर मिलेंगे और जिस तरीके से जिस भाषा में वो बात करेंगे उसका उत्तर उसी भाषा में उन लोगों को दिया जाएगा। नवनीत ने इसलिए तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। इस दौरान पुलिस स्टेशन में उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। नवनीत ने बेशक केस दर्ज करा दिया है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन ये घटना राजनीति के गिरते स्तर को दर्शा रही है। इसलिए तो सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इसके पीछे ओवैसी ब्रदर्स का बदला तो नहीं। सवाल तो है दर्शक, लेकिन अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हमले के बाद क्या एक्शन हुआ है, नवनीत राणा ने क्या कदम उठाए, क्या वो कार्रवाई की मांग कर रही है। आइए जरा आपको दिखाते हैं। नवनीत राणा खलहर थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। 45 लोगों के खिलाफ नवनीत राणा ने केस दर्ज कराया है। दंगा, हत्या की कोशिश और SC/ST एक्ट के तहत उन्होंने केस दर्ज कराया है। 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। दर्शक, इतना ही नहीं, बवाल के बाद खल्लार गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है, क्योंकि नवनीत पर हमला जिसने भी किया है अब उस पर कड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। लेकिन आप सोचिए दर्शक, शिकायत हो गई, हमले का वीडियो भी सामने आया, नवनीत ने आरोप भी लगाया, लेकिन अभी भी सवाल यह कि इस हमले के पीछे आखिर है कौन। इस हमले के बाद जब नवनीत राणा से पूछा गया कि इसके पीछे कौन हो सकता है तो उन्होंने इस पर उद्धव ठाकरे की तरफ इशारा किया। सोचिए जरा, इसके लिए नवनीत ने 2022 वाले हनुमान चालीसा के पाठ में बाधा डालने वाली घटना का जिक्र किया। क्या उन्होंने कहा है, क्या कह रही है वो, जरा ध्यान से सुनिए। मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ, वो जो गांव है उस गांव में उद्धव ठाकरे जी के, जनाब उद्धव ठाकरे जी के तालुका अध्यक्ष रहते हैं। क्योंकि उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी है नाम उनके बीच में से गायब हो गया है, तो अभी जनाब उद्धव ठाकरे जी बन गए। तो स्पष्ट है कि जिस पक्ष का तालुका अध्यक्ष वो वहाँ रहते हैं, ये सीधा सीधा उन पे इशारा जाता है कि उन्होंने ये किया हुआ सभी कृत्य है। तो नवनीत राणा उद्धव ठाकरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन इस पर बीजेपी भी हमला कर रही है। बीजेपी क्या कह रही है, सुनवाता हूं आप।
भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद श्रीमती नवनीत राणा के सभा में जो हमला हुआ, जो उन पर हमला हुआ, जो उनके कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, जो कुर्सी फेंके गए, जो अपशब्द का इस्तेमाल हुआ, जो उनके ऊपर गैर व्यवहार, उनके कार्यकर्ताओं पर गैर व्यवहार किया गया, उसका हम खंडन करते हैं। वहाँ पर अमरावती पुलिस ने, दरियापुर पुलिस ने केस दर्ज की है, एफआईआर दर्ज की है और हम विश्वास करते हैं कि पुलिस इन आरोपियों को जल्दी पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दे। इस हमले के लिए बीजेपी पूरी तरह विपक्ष को कसूरवार ठहरा रही है। इसमें महाअघाड़ी की साजिश बताई जा रही है। इसी बीच हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाली, हैदराबाद में ओवैसी को कड़ी टक्कर देने वाली बीजेपी की माधवी लता भी महाराष्ट्र चुनाव में एंट्री कर चुकी है। माधवी लता एमवीए पर हिंदुओं को बांटने का आरोप लगा रही हैं, इसलिए वो हिंदुओं से एकजुट होकर महायुति के लिए वोट करने की अपील भी कर रही हैं। सुनिए जरा माधवी लता क्या कह रही हैं। जो संभाजी महाराज के पीठ पीछे चोरी बोके हैं उनके साले साहब, ऐसी आप वही हिंदू हो जो मुगल और अंग्रेज के साथ मिल गए हो और भारत को खत्म करने पे तुले हो। तो बस हमको यही कहना है सारा महाराष्ट्र से, भाइयों हमको केवल जिताना ही जिताना पड़ेगा, क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाना पड़ेगा। देखा दर्शकों, एक हमला हुआ कि सियासत में सरगर्मियां बढ़ गई। खबरों में आगे बढ़ो उससे पहले आज एक तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं। बड़ी खबर मिल रही है, शिमला के स्वामी रामकृष्ण आश्रम से तस्वीर सामने आई है। खबर है कि देर रात वहां ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन के बीच जमकर मारपीट हुई है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को, कैसे वहां पर तोड़फोड़ हुई है। आश्रम में जो हुआ है उसकी सीधी तस्वीर आप देखिए। हाथों में लाठी डंडे, कुर्सियां फेंकी जा रही हैं। सुनिए जरा, एमएस सुनाइए। बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात चल रही है जब महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। चुनाव में तो आपने देखे वार पलटवार, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं यह युद्ध वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध हो गया है। एक तरफ अपील, उलेमा वोट कर रहा है, मौलाना कर रहे हैं एमवीए के लिए, दूसरी तरफ संत समाज मैदान में आ गया और ये एक बार फिर से मैदान में। इसलिए हम कह रहे हैं दर्शकों बार बार कि अब महाराष्ट्र में चुनाव के साथ साथ धर्म युद्ध दिखाई दे रहा है और आज इसकी एक्सरे रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे, वोटिंग की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी लड़ाई और तेज हो गई, एक दूसरे पर हमले और ज्यादा तेज हो गए। जिस तरह सज्जाद नोमानी दिख रहे हैं ना आप, इनका वीडियो देखा ना आप, ये बीजेपी के खिलाफ जाने की बात कहते हैं, वोट जिहाद के उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। अब चुनाव आयोग तक ये पहुंच गए हैं और अब उस वोट जिहाद के खिलाफ बीजेपी धर्म युद्ध का शंखनाद कर चुकी है और अब ये लड़ाई सीधे सीधे वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध दिखा रहा हूं मैं आपको, इसी पर आ गई है ये लड़ाई। और ये लड़ाई बहुत कुछ कहती है दर्शकों, क्योंकि इस लड़ाई में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बार बार कि एक दूसरे पर सियासी हमले से ज्यादा मजहबी और धार्मिक हमले किए जा रहे हैं, क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कारण है देवेंद्र फडणवीस, इनका एक गाना दर्श जिसे महाराष्ट्र बीजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष चित्रा वाघ ने जारी किया और सोशल मीडिया एक्स पर जैसे ही ये जारी हुआ, इसमें राम मंदिर का शिलान्यास जिसमें बोला गया है कि जागो जागो हिंदू एक बार जागो। लेकिन ये गाना कैसा है सुनाता हूं, जरा एमएन सुनाइए। माता की भारत माता की, बोल सियापति रामचंद्र की जय भवानी। जागो 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 तो एक बार, जागो जागो तो जागो तो एक बार, जागो जागो तो जागो तो एक बार
ये गाना देवेंद्र फडणवीस ने गाया दर्शक, लेकिन इस गाने में क्या है, इस गाने में उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या संदेश दिए गए, आइए जरा आपको बताता हूं। ये आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस जिक्र करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का और बताते हैं कि मुगलों के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने जंग लड़ी। वो गाने में जिक्र करते हैं रानी लक्ष्मीबाई का, महारानी लक्ष्मीबाई का। कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया है, आप भी जागे। वो बताते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में और कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया। वो जिक्र करते हैं भगत सिंह का, कहते हैं देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वो जिक्र करते हैं कोठारी बंधु का, जो राम मंदिर के लिए लड़े। एक गाने में पूरे कई संदेश देते हुए देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, गाना एक और कई सारे संदेश दिए गए हैं, लेकिन इससे कैसे सियासी फिजा गर्म हो गई है, दिखाता हूं। भारत माता की। आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। मौलाना सज्जाद नोमानी के इसी वीडियो के बाद बीजेपी एकदम फ्रंट फुट पर बैटिंग करने लगी है। चुनाव से 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को चुनाव का सबसे बड़ा हथियार बना लिया है, क्योंकि इससे एक तरफ विपक्ष का असली चेहरा सामने लाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ नफरती और कट्टरपंथियों को भी जवाब मिल जाएगा। इसलिए देवेंद्र फडणवीस का एक गाना सोशल मीडिया पर वायरल है। जागो हिंदू एक बार जागो बोल वाले इस गाने में एक साथ कई मैसेज हैं। जागो तो एक बार, जागो जागो तो। बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी पर वोट जिहाद करने वालों का साथ देने का आरोप लगाया, तो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के हिंदुत्व को आड़े हाथों लिया। शिवसेनेचं हिंदुत्व हे हृदयात राम आणि हाताला काम देणारं हिंदुत्व आहे। मी अनेकदा सांगितलेलं आहे की भाजपचं हिंदुत्व हे लोकांची घरं पेटवणारं हिंदुत्व आहे आणि शिवसेनेचं हिंदुत्व हे घरातली चूल पेटवणारं हिंदुत्व आहे। वोट जिहाद की इस जंग में महाराष्ट्र के साथ साथ दूसरे प्रदेशों के नेता भी सबसे आगे नजर आ रहे हैं और इस बात को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। हमारी पार्टी सेकुलर है, हम उनके जैसा बवाल नहीं करते, उनके जैसा अपप्रचार नहीं करते। हम अपने लोगों को जो अपील करना है उसूलों पे, मुद्दों पे और देश के संविधान के तहत और लोकतंत्र के तहत वोट मांगते हैं। अगर कोई कहता है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे तो इसको तो सांप्रदायिक बताया जाता है, और अगर कोई कहे कि वोट जिहाद करो तो लोग इसको सेकुलर मानते हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग होने में महज 72 घंटे बाकी हैं और चुनाव में चुनावी मुद्दे से ज्यादा मजहबी मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। अब देखना होगा वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध की इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ता है। शिवाजी भागे सारे दुश्मन गाजी, भागे सारे दुश्मन गाजी, बचा दिया संग्राम। जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। दर्शकों, महाराष्ट्र चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है और इस चुनाव में तो योगी आदित्यनाथ भी एक्टिव हैं। चुनाव उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी हो रहा है, लेकिन योगी का सीधे इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड में भी है। वो जगह जगह पहुंच रहे हैं वक्त के हिसाब से और विरोधियों पर एक एक कर सियासी तीर भी छोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ने कांग्रेस पर राम मंदिर विरोधी तो उद्धव ठाकरे पर हमला बोला और कहा कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि इसका महत्व भारत के लिए भी है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। अगर सर्वे बाला साहब ठाकरे जी होते, क्या वे कांग्रेस के साथ गठबंधन करते क्या? तो फिर उद्धव जी ने क्यों कर दिया? अपने मूल्य और सिद्धांतों से भटक गए। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों,
सरदेव बाला साहब ठाकरे जी चाहते थे, मूल्यों के आदमी थे। उन्होंने इन मूल्यों की राजनीति की थी। उन्होंने कहा था कि नहीं, हम सब कुछ करेंगे हिंदुत्व के मुद्दे पर, छत्रपति शिवाजी महाराज को सामने रख करके ही हम आगे काम करेंगे। और छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके आदर्श रहे हों। पूरे एमबीए से सवाल पूछा योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन जिस तरह दर्शकों उलेमा बोर्ड और जमीयत उलेमा ने मुसलमानों के लिए फतवा जारी किया है, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी को वोट देने की अपील की जा रही है, उसके बाद अब हिंदू धर्मगुरु भी मैदान में आ गए और हिंदू धर्मगुरु फतवे के खिलाफ धर्मादेश की बात कह रहे हैं कि जिस तरह फतवा निकाला गया मुसलमानों के लिए, तो अब हिंदू धर्मगुरु महाराज कालीचरण भी कह रहे हैं कि जो हिंदू हित की बात करे वोट उसे देना है, इसके लिए हम धर्मादेश देते हैं। सोचिए जरा दर्शक, लेकिन बड़ी बात क्या है कि आखिर धर्मादेश और फतवा कैसे कैसे चुनावों में अब तक आगे बढ़ा है। आइए जरा आपको वो दिखा देता हूं। ये आप देखिए, इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उलेमा बोर्ड फतवा जारी करता है। इधर महाराज कालीचरण कह रहे हैं कि फतवा हम भी निकालेंगे, हम धर्मादेश देंगे। मुसलमानों के लिए इधर फतवा जारी होता है तो उधर हिंदू धर्मगुरु धर्मादेश निकालते हैं। इधर कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी को वोट दिया जाए, कह दिया है मुसलमानों से, तो अब महाराज कालीचरण कह रहे हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वोट उसे ही देना है। बीजेपी का साथ देने वालों का बहिष्कार कर दें, समाज से निकाल दें। महाराज कालीचरण कह रहे हैं कि फिर से शिंदे सरकार को सत्ता में ले आइए। और आप देखिए जरा, ये दोनों ओर से दावे किए जा रहे हैं कि एक तरफ फतवा है, दूसरी तरफ धर्मादेश है। महाराज कालीचरण अब क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं। हिंदू धर्मगुरूंनी फतवा काढायला पाहिजे, हिंदू धर्मगुरूंनी धर्मादेश करायला पाहिजे। जो हिंदू हिताची गोष्ट करेल त्यालाच मतदान करा आणि महाराष्ट्रात विशेषत्वानं शिंदे सरकारच पुन्हा बसवा, असा मी धर्मादेश करतो। कुछ ही दिन रह गए वोटिंग के लिए, लेकिन उससे पहले ये लड़ाई कहां तक जाएगी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब मजहबी हो गई है, क्योंकि एक तरफ फतवेबाजी हो रही है तो उसका जवाब देने के लिए हिंदू धर्म गुरुओं ने भी धर्मादेश निकाल दिया है। यानी एक तरफ मौलाना मौलवी हैं तो दूसरी तरफ हिंदू धर्म गुरु। उलेमा से लेकर जमीयत उलेमा तक एक लाइन में खड़े होकर फतवा निकालकर मुसलमानों से एमबीए के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। अब अपील दूसरी तरफ से होने लगी है। हिंदू धर्मगुरूंनी फतवा काढायला पाहिजे, हिंदू धर्मगुरूंनी धर्मादेश करायला पाहिजे। जो हिंदू हिताची गोष्ट करेल त्यालाच मतदान करा आणि महाराष्ट्रात विशेषत्वानं शिंदे सरकारच पुन्हा बसवा, असा मी धर्मादेश करतो। महाराष्ट्र की लड़ाई में सबसे अहम हिंदुत्व है और इसी हिंदुत्व को लेकर सियासी दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। लेकिन शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद हिंदुओं से एकजुट होकर महायुति की सरकार बनाने की बात कह रहे हैं। जो गाय के लिए खड़ा है, अगर उसके लिए हम नहीं प्रशंसा करेंगे, उसके लिए अगर हम अनुरोध नहीं करेंगे लोगों से, तो किसके लिए करेंगे। और हिंदू जात से हम कहना चाहते हैं, जो भी हिंदू महाराष्ट्र में है, विधानसभा का चुनाव आया है, सरकार को आप दोबारा नहीं रिपीट करोगे तो पछताना पड़ेगा। इसलिए महाराष्ट्र के हर हिंदू से हम कहना चाहते हैं कि इस सरकार को फिर से मौका दे। जिस तरह मौलानाओं की टोली भीड़ इकट्ठा कर बीजेपी और मोदी के खिलाफ नैरेटिव गढ़ रही है, उस नैरेटिव को फेल करने के लिए साधु संतों का रैला भी मैदान में आ गया है। ये धर्म युद्ध और फतवा कहां तक जाएगा दर्शकों यही देखना है। लेकिन वोटिंग से पहले जिस तरह अपील की जा रही है, महाराष्ट्र चुनाव में इसका असर बहुत हद तक पड़ता हुआ दिखाई देगा दर्शकों। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक और बड़ी खबर में लेकर आया हूं, क्योंकि एक रिपोर्ट की चर्चा चल रही है आजकल दर्शकों। आपने भी वो रिपोर्ट देखी या नहीं देखी, दिखाता हूं आपको। दिखाइए कौन सी रिपोर्ट है वो, ये आप देखिए। ये रिपोर्ट है द साबरमती रिपोर्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द साबरमती रिपोर्ट का खुद जिक्र किया सोशल मीडिया पर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है और इस रिपोर्ट की चर्चा क्यों हो रही है,
इस पर सियासत क्यों हो रही है, अब अगली रिपोर्ट आपको दिखाने वाला हूं। क्योंकि द साबरमती रिपोर्ट की चर्चा अब से नहीं हो रही, पिछले कुछ दिनों से चल रही है। सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा। दरअसल हाल ही में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म रिलीज हुई है दर्शकों, और इस पर बड़ा विवाद हो रहा है। विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर द साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर फिल्म बनाने वालों की सराहना की, तारीफ की और लिखा कि इससे फर्जी कहानियों को दूर करने में मदद मिलेगी और सच सबके सामने आ जाएगा। लेकिन आप सोचिए दर्शक, एक तरफ इस पर चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी है। और क्या लिखा है साबरमती रिपोर्ट के बारे में, आइए जरा दर्शकों को दिखा दें। ये साबरमती रिपोर्ट, इसके बारे में पीएम क्या लिखते हैं। बिल्कुल सही कहा, ये प्रधानमंत्री कहते हैं। ये अच्छा है कि सच्चाई सामने आ रही है और वह भी इस तरह से आम लोग इसे देख सके। एक फर्जी कहानी केवल सीमित समय के लिए टिक सकती है, आखिर तथ्य हमेशा सामने आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे कह दिया है कि तथ्य जो अभी तक छिपाए गए थे, जो अभी तक सामने नहीं आए थे, वो इस तरह से कहानियों के जरिए अलग अलग जगह पर बताए जा रहे थे, लेकिन अब उस सच से पर्दा उठ गया है और सच सामने आ गया। सुनवाते हैं आप। क्या देश के प्रधानमंत्री का ये स्तर है कि किसी मूवी का प्रोपेगेंडा करेंगे कि इस मूवी को देखना चाहिए? क्या वो मूवी प्रधानमंत्री ने ही बनवाई है? क्या प्रधानमंत्री फिल्मों के भी प्रोपेगेट किया करेंगे? इस स्तर पर उतर आए हैं। और हमने पहले भी देखा है, बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो झूठा प्रोपेगेंडा करती हैं, सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं होता। एक वक्त था जब ऐसे एक पार्टी थी और उसके कुछ दरबारी जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इस मौजू को और इस घटना को जो साबरमती एक्सप्रेस में आपने देखा है उसको पूरी तरह से नजरअंदाज करके एक और घटना पर, एक फसाद पर ध्यान दिया और उसके लिए खास तौर पर किसी पर इल्जाम लगाए। वो इल्जाम जानबूझ के लगाए गए थे। वो इसलिए लगाए गए थे कि वो चाह रहे थे कि किसी एक इंसान को और किसी एक पार्टी को बदनाम किया जाए। फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन जिस तरह से सच को छिपाया गया उस पर अब सियासत एक्सपोज हो गई। फिलहाल न्यूज का एक्सरे में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक, जानकारी भरी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। नमस्कार।